नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के हिसाब से हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में ये अंतिम विचारक देख रहे हैं जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय की इस वीडियो नोट में हम चर्चा करेंगे। आने वाले आगे वीडियो नोट्स में हम कार्ल मार्क्स के कंप्लीट टॉपिक्स को आपको कवर करके दे देंगे। मिल तक हमने कंप्लीट कर दिया है, जल्द ही मिल के ऊपर आपको वन लाइनर वीडियो नोट भी मिल जाएगा। जितनी भी वीडियो नोट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट में ऐड करके उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लगभग 50 से ऊपर वीडियोस हमने अभी नए अपलोड कर चुके, तो आप उन्हें ज़रूर देखें, शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करके जाएं। चलिए पहली बात शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स से कि कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय में हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं ये राजनीतिक चिंतन का जो भी इतिहास है उसमें कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका जो दर्शन था उसने पूरे संसार में ही तहलका मचा दिया था। ठीक है ना। बुद्धिजीवी और शासक वर्ग को ही नहीं, आम जन को भी इन्होंने अपने दर्शन से, अपनी फिलोसफी से झकझोर के रख दिया था। 20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो दुनिया पर जितना उन्होंने प्रभावित किया उतना शायद किसी भी विचारक ने नहीं किया। इसी दृष्टि से कार्ल मार्क्स की तुलना महात्मा बुद्ध से की गई, ईसा से की गई और मोहम्मद से की गई। पश्चिमी दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद साम्यवाद जैसा कोई जन आंदोलन हुआ ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन या ट्राइन प्रांत के त्रियर नगर में। ठीक है, कहीं राइन मिलेगा आपको, कहीं ट्राइन लिखा हुआ मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1858 को। कहाँ पर? जर्मनी देश में राइन या ट्राइन प्रांत के त्रियर नगर में मार्क्स का जन्म होता है। कार्ल मार्क्स का पूरा परिवार यहूदी था, मतलब कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार से आते थे। मार्क्स का बचपन जो है बहुत ही प्रेरक, उत्साहवर्धक और ममतापूर्ण वातावरण में था। घर की हालत अच्छी थी, इसलिए कार्ल मार्क्स को लाड प्यार के साथ सभी सुविधाएं भी मिल गई थी। मतलब कार्ल मार्क्स का जीवन बिल्कुल सही तरीके से सेटल था, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। मार्क्स के 3 भाई और 4 बहनें थी। मार्क्स जो थे वो 3 भाई और 4 बहनें थे। और यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स उस परिवार में सबसे बड़े इसलिए रह गए थे क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो बड़ा भाई था मॉरिस डेविड, उसके किसी कारण से जल्द ही मृत्यु हो गई थी। तो पूरे परिवार में सबसे बड़ी स्थिति बच्चों में यदि किसी की आ गई थी तो वो कार्ल मार्क्स की आ गई थी। मार्क्स ने अपनी पढ़ाई 1830 से 35 तक त्रियर के हायर सेकेंडरी स्कूल में ही की। मतलब मार्क्स अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने पास के स्कूल में, जो अपना उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल था उसके अंदर ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की। ठीक है साहब। अब यहीं पर अध्ययन करते हुए इस त्रियर के हायर सेकेंडरी स्कूल में ही अध्ययन करते हुए उन्होंने अपना प्रसिद्ध निबंध व्यवसाय के चयन पर एक नवयुग के विचार इसको लिखा। मतलब ये कार्ल मार्क्स का निबंध है, उसका ये नाम है, ध्यान में रखिएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन करते समय ही उन्होंने निबंध लिखा, व्यवसाय के चयन पर एक नवयुग के विचार। ठीक है। 1835 में स्कूली शिक्षा होने के बाद कार्ल मार्क्स उच्च शिक्षा के लिए बॉन विश्वविद्यालय चले गए। अब कार्ल मार्क्स के पिता चाहते थे कि मार्क्स अच्छा वकील बने, तो विश्वविद्यालय में कानून मार्क्स के अध्ययन में एक सब्जेक्ट था। मतलब कार्ल मार्क्स ने जो अपने सब्जेक्ट लिए, जो कि उनके पिता चाहते थे कि वो एक अच्छा वकील बने, बड़े वकील बने, इसलिए कार्ल मार्क्स के बॉन विश्वविद्यालय में एक सब्जेक्ट इनका क्या था? कानून था। और दूसरा इनका था अर्थशास्त्र। दूसरा विषय इनका क्या था? अर्थशास्त्र। लेकिन यहाँ पर पढ़ते पढ़ते कार्ल मार्क्स को लगा कि कानून के अंदर उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है। मतलब पिता वकील बनाना चाहते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स जब यहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया, जब एडमिशन लेने के बाद में जब वो पढ़ते पढ़ते उनको ये महसूस हुआ कि कानून की पढ़ाई में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है, तो कार्ल मार्क्स वकील बनना भी नहीं चाहते थे। ये वकील वाला किस्सा कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि कार्ल मार्क्स के पिता चाहते थे कि ये वकील बने, तो बनना भी नहीं चाहते थे। पढ़ाई के दौरान ही अपने अतिरिक्त समय में वह दूसरे विषय की किताब पढ़ लेते थे।
इसी पढ़ाई के समय पर कार्ल मार्क्स की सगाई भी हो जाती है और जिस महिला से कार्ल मार्क्स की सगाई हुई उसका नाम है जेनी। वह कार्ल मार्क्स से उम्र में लगभग 4 साल बड़ी थी। तमाम रिश्तेदार कह रहे थे यह भी कोई रिश्ता है, बेमेल रिश्ता कहकर पुकार रहे थे। मार्क्स के पिता भी रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार पिता मान गए। लेकिन मार्क्स पर पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी लगाई? कि वह फ़िलहाल पूरा अपना ध्यान किस पे रखेगा? पढ़ाई पर रखेगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद पढ़ाई पूरी होने तक वह जेनी से नहीं मिलेगा। किससे नहीं मिलेगा? जेनी से नहीं मिलेगा। ये उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। किसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई? कार्ल मार्क्स के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई कि पढ़ाई पूरी होने तक वो जेनी से मेलजोल नहीं रखेगा। ठीक है। अब ये अड़ंगा तो था ही, अड़ंगे और कब बढ़ गए? जब मार्क्स के लिए सरकारी नौकरी के सारे रास्ते बंद हो गए और सरकार ने उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 जब करार दे दिया तो मार्क्स के लिए ये परेशानी और भी बढ़ गई। ठीक है, सामान्य सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मार्क्स की जो जीवनी लेखिका है स्तेपानेवा, वो कहते हैं कि बर्लिन जाने से पहले कब? 1836 में। 1836 की गर्मियों में मार्क्स की जेनी से मंगनी हो गई, लेकिन भाग्य में ये लिखा था, इतना बुरा लिखा था कि ना तो वो और ना मंगेतर कोई भी अपनी इस बात को किसी के से शेयर नहीं कर सकते थे। इस खुशी की बात को वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते थे। जेनी का घराना ऊंचा था, तो ऊंचे घराने से आती थी जेनी, तो इसलिए जेनी के रिश्तेदार भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि तुमने लड़का चुना तो क्या चुना। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखकर वो एक दूसरे की जो एंगेजमेंट थी वो नहीं बता पा रहे थे। अब जेनी और इनकी दोस्ती कैसी हुई? जेनी की बौद्धिक कुशाग्रता, स्वभावगत उदारता और चारित्रिक श्रेष्ठता मार्क्स के करीब ले आई। मतलब उनके आपस में सोच विचार मिलने लग गए। ये जो गुण थे, इन्हीं की बदौलत जेनी ने मार्क्स को अपना जीवन साथी चुना। ठीक है, पूरे 7 वर्ष तक उनके विवाह के मार्ग में खड़ी रही अनेक परेशानियों को वो लांघ सकी और अपनी गहरी प्रेम भावना बनाए रखी। ठीक है, अब यहाँ पर जब बोन विश्वविद्यालय में चले गए थे मार्क्स, उसके बाद में वो बर्लिन गए। उन्हें वहाँ पर अपनी जी जान लगा के पढ़ाई की। वे विश्वविद्यालय में दर्शन और इतिहास पर व्याख्यानों पर लाभ उठा रहे थे, साथ ही साथ कला और साहित्य का भी अध्ययन करने लग गए। बीच बीच में वो अंग्रेजी इटालियन भाषा भी सीखने का जारी रखा। मतलब पढ़ाई का एक तरीके से बढ़िया तरीके से वो चल रहे थे। अब कभी कभी वो कविताएं भी कवि के रूप में भी खुद को आजमाया, कुछ लिख लिया। विश्वविद्यालय में कोई प्रोग्राम था उसने बोल दिया। ठीक है ना, तो जेनी और उनकी जो प्रेम के गीत थे वो उसके अंदर उसका सृजन उसमें व्यक्त हुआ। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ये महसूस हुआ कि असली क्षेत्र कविता नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक मौलिक लेखन है। चिंतन और अध्ययन की जो भूख मार्क्स में थी, वो उस भूख ने मार्क्स को किस तक पहुंचा दिया? हीगल तक पहुंचा दिया। मार्क्स में चिंतन और अध्ययन की जो भूख थी ना, उस भूख ने मार्क्स को हीगल तक पहुंचा दिया। प्रशा में उन दिनों हीगल के विचारों का काफ़ी दबदबा था। इन विचारों को सरकारी संरक्षण भी था। तो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति जो थी वो मार्क्स ने हीगल से ही ली थी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बनता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में अचानक मार्क्स को एक ऐसी चाबी मिल गई जिसका सफल इस्तेमाल करके वो इतिहास के अंधेरे के तहखानों को खोल सकेगा और दर्शन की पूरी इमारत खड़ी कर सकेगा। ऐसा किसको लगा? ऐसा मार्क्स को लगा हीगल से मिलने के बाद में। अब ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन 1838 में कार्ल मार्क्स के पिता का निधन हो जाता है। जब किसी के भी पिता का साया उसके सर पे से उठता है तो एक बार के लिए वो वज्रपात के समान होता है। यही कार्ल मार्क्स के साथ हुआ। लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स हारा नहीं, अपनी यात्रा जारी रखी, अध्ययन यात्रा जारी रखी। और मार्क्स के अध्ययन का प्रमुख विषय यूनानी रोमन दर्शन था। यूनानी रोमन दर्शन पर ये कार्य कर रहे थे। डॉक्टरेट की जो इन्होंने उपाधि ली, शोध प्रबंध के लिए जो इन्होंने विषय चुना वो था डेमोक्राइट्स एंड एपिक्यूरियस, प्रकृति के दर्शनों में भेद। डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरियस के प्रकृति दर्शनों में भेद, इस विषय को इन्होंने चुना। जहाँ हीगल की बात करें तो हीगल का भौतिकवादी एपिक्यूरियस के प्रति नकारात्मक था, वही मार्क्स धर्म और अंधविश्वासों के विरुद्ध इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ज्ञान प्रसारक के संघर्ष से मुग्ध थे।
मार्क्स विज्ञान को धर्म के अधीन लाने वाले, स्वतंत्र मानव चिंतन को बेड़ियों में जकड़ने के हर तरह के प्रयासों को डटकर सामना करते थे, इनका विरोध करते थे। कौन करते थे? मार्क्स। 1844 की बात है। जर्मनवासी किंतु मैनचेस्टर में व्यापार करने वाले विद्वान एंगल्स से मार्क्स की मुलाकात होती है और एंगल्स ने मार्क्स का ध्यान जर्मनी पर ही केंद्रित न करके इंग्लैंड की ओर भी दिलवाया और दोनों ने मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के लिए काम शुरू किया। ठीक है, 1844 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स इन दोनों ने मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। कब? 1844 में। अब इन्हीं दिनों की बात हम करें तो पेरिस में जर्मन भाषा में एक समाचार पत्र निकलता था। उस समाचार पत्र का नाम था दोस्तों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये समाचार पत्र पेरिस से जर्मन भाषा में निकलने वाला था, तो मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगे ये समाचार पत्र। उसी असर के कारण इस अखबार का तेवर ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा चलने लगा। तो प्रशा सरकार के लिए एक असहनीय मामला था। प्रशा सरकार अपने असली दुश्मन मार्क्स को पहचानती थी, इसलिए उसने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और मार्क्स को 1815 में पेरिस से भगवा दिया, निकलवा दिया। पेरिस से निकलवा दिया, भगवा दिया। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी इसके अंदर। तो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कौन कौन लड़ रहे हैं? एंगल और मार्क्स दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। राजनीतिक इतिहास के रूप में देखें तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी ध्यान में रखिएगा कि राजनीतिक इतिहास के रूप में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार विभिन्न पायदानों पर पहुंचते हुए, लड़ते हुए और अपने रचना, बहुत सारी किताबों की रचना करते हुए कार्ल मार्क्स का 14 मार्च 1883 को निधन हो जाता है। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स का निधन हो जाता है। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं हैं उनकी बात हम अगले वीडियो नोट में करेंगे। वैसे चलते चलते आपको बता देते हैं कि कार्ल मार्क्स के बहुत सारे लेख आगे बढ़ो जर्मन भाषा लेख में छपे थे। लंदन आने के बाद उनके लेख न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में भी छपे। इसके बाद में इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, कैपिटल के 3 वॉल्यूम्स, कैपिटल वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, द सिविल वार इन फ्रांस, द गोथा प्रोग्राम। ये बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी थी। कंप्लीट तरीके से आपको अच्छे से अगले वीडियो नोट में हम बताएंगे किस किताब का क्या विषय था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दास कैपिटल के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। इस वीडियो नोट में इतना ही। हाँ, एक बात और, कार्ल मार्क्स की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति, वो बहुत ही दरिद्र हो चुकी थी। मतलब बहुत गरीबी में आ चुके थे मार्क्स। और 14 मार्च 1883 को जब इन्होंने अपने प्राण त्यागे तो इनकी जो बॉडी थी, इनकी पत्नी की कब्र के पास इन्हें दफना दिया गया। आर्थिक अभाव के कारण मार्क्स ने अपना दम तोड़ा था। बुढ़ापे में बीमारी भी थी, पैसों की कमी भी थी और ये कहा जाता है कि उनके फेफड़ों में फोड़े हो गए थे। दवाओं का शरीर पर असर बंद हो गया था, तो उनका निधन होना स्वाभाविक था। तो एंगल्स ने मार्क्स की मौत का सर्वहारा वर्ग के लिए संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान बताया कि जब मार्क्स की मृत्यु हुई तो एंगल्स ने कहा कि जो सर्वहारा वर्ग है, ये सर्वहारा वर्ग क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है, हर एक चीज़ को समझेंगे आगे। सर्वहारा वर्ग के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। ठीक है, और इस त्रासदी के बारे में एंगल्स लिखते हैं कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई और वह भी हमारे युग के एक महानतम रत्न से। किसके बारे में लिखा उन्होंने? ये कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। आज ये परिचय था। अब मार्क्स की रचनाओं से संबंधित शुरू करेंगे और मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं उनको क्लियर करके आपको एक एक करके बताएंगे।